नमस्कार साथियों। आज हम एम एन रॉय के जो अलग अलग किताबें हैं, उनकी रचनाएं हैं, मुख्य रूप से उनकी जो पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप जब जैसे कि आप पहले वीडियो या पिछले वीडियोस में देख चुके हो कि हमने एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं, उनके शुरुआती जीवन के बारे में देखा, उनके बाल्यकाल के बारे में देखा, उनकी वयस्क अवस्था में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा होती है और किस तरीके से जीवन के अलग अलग पहलुओं में वो अपना विकास करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि कैसे उन्होंने चरणबद्ध तरीके से अपने जीवन में जो विचारधारात्मक एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से अपने विचारों में बदलाव किया, उनमें त्वरित बदलाव या फिर एक जो एक क्रमिक बदलाव है वो उनके विचारों में देखने को मिला। तो उसमें कौन कौन सी भूमिकाएं रही हैं, कौन कौन से देशों की यात्राएं रही हैं, तो यात्रा वृतांत, उनकी विचारधाराओं का जो एक जीवन वृतांत है, उसका विकास क्रम हमने देखा। हमने ये भी समझा कि उनका जो जीवन है उसमें प्रभाव भी पड़ रहे थे, तो उनकी विचारधाराएं बदल रही हैं। अगर हम शुरुआती स्तर पे देखें तो शुरुआती स्तर में वो क्रांतिकारी विचारों वाले थे, और क्रांतिकारी विचारों के होने में उसके पीछे योगदान है उनके गुरु, पॉलिटिकल गुरु जो है उनके बाघा जतिन, जिसमें युगांतर और अनुशीलन समितियों में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके अंदर जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो विचार है वो ज्यादा हावी रहते हैं। वो देश में क्रांति संघर्ष के माध्यम से आजादी चाहते हैं, स्वराज की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से हम कहें तो भारत में वो भारतीय जो व्यवस्था है, जो पूंजीवाद को हमें अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बाद में हम बात करें तो वो पूंजीवाद का जो है खात्मा करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का यहाँ पे जो खात्मा करने के उद्देश्य जो एक कदम उठाते हैं वो शुरुआती स्तर पे वो क्रांतिकारी कदम होता है उनका, एक राष्ट्रवादी कदम होता है उनका, एक हथियारों के माध्यम से की गई क्रांति का एक तरीका होता है उनका। उसके बाद जैसे ही वो क्या करते हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे देशों की यात्रा करते हैं, जब इन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, इंडोनेशिया की यात्रा करते हैं, तो वहां पर आपको पता है कि वो कई सारी चीजों में विफल होते हैं, तो फिर वो अमेरिका, मैक्सिको जैसी यात्राएं करके वहां मार्क्सवादी साम्यवाद से परिचित होते हो। मैक्सिको में वो माइकल बोरोडेन से मिलते, जो एक रूसी कम्युनिस्ट एजेंट था। लेनिन से वो बाद में मुलाकात करते तो मार्क्सवादी कंप्लीटली हो जाते हैं। अब 1933-34 के आसपास वो मार्क्सवादी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं स्टालिन से कहीं ना कहीं झगड़ा विवाद की वजह से वो वापस इंडिया आते हैं। वापस इंडिया आकर के उन्होंने समझा कि ना तो पूरी तरीके से राष्ट्रवादी व्यवस्था सही है, ना तो पूरी तरीके से मार्क्सवादी साम्यवादी व्यवस्था सही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अब क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं, जिसका वो एक टाइम पे विरोध करते हैं, लेनिन के साथ, स्टालिन के साथ, उसी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी में भी कई सारी बुराइयां दिखती है, तो कांग्रेस पार्टी का भी उन्होंने त्याग कर दिया, उससे इस्तीफा दे दिया, और दल विहीन लोकतंत्र की बात की। कोई पार्टियों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ही क्यों ना हो। जो जो खुद वो ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना के आए थे, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं विघटन की बात कर दी। साथ में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी खात्मे की बात करते हैं कि दल विहीन व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि दल क्या है, अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जबकि हमारे देश में अगर वास्तविक लोकतंत्र में लाना है तो हमें लोगों को ताकत देनी पड़ेगी, लोगों को यहाँ पे शक्ति देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, दल विहीन व्यवस्था पे जाना पड़ेगा। ये बातें रहती हैं। साथ में अंतिम रूप से वो नव मानववाद या रेडिकल ह्यूमनिज्म की विचारधारा को अंतिम तौर पे प्रस्तुत करते हैं। प्रोटागोरस हो गए हैं, एपिक्यूरियनवाद हो गया है, इन सब की बातों को आप इनके नव मानववाद में देखोगे, तो उनको हम जब नव मानववादी विचारों को पढ़ेंगे तो आप डिटेल में समझेंगे। खैर, अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मुख्य रूप से इनकी किताबें होने वाली हैं, इनकी किताबों के बारे में होने वाला है, ठीक है। और चलिए, और इनकी पत्रिकाओं के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो इनकी किताबें यानी पुस्तकें और इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी रही हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कुछ इनके पत्रिकाएं या समाचार पत्र। इन्होंने कुछ ऐसे समाचार पत्र या फिर न्यूज़पेपर कह सकते हैं, ये मैगजीन्स कह सकते हैं, उनका प्रकाशन शुरुआती स्तर पे किया। और शुरुआती स्तर मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बचपन से ही, 1922 के आसपास कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास हो जाता है, और विचारधारा को बहुत हद तक क्या करना, उसको सिस्टमेटिक ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका मैगजीन रहता है, वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम का समाचार पत्र वो छपवाते हैं, इसको प्रकाशित करवाते हैं। और ये जर्मनी से प्रकाशित हुआ। क्या ये काम का है? नहीं, काम का नहीं है। मुझे लगता है मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित करवाया गया न्यूज़पेपर है या मैगजीन है। ये मुख्य रूप से एक मुख्य प्रमुख पत्र था, ठीक है, एक मैगजीन या पत्रिका टाइप का कह सकते हो आप। ये जर्मनी से प्रकाशित होता था।
और यहाँ पर भारत में साम्यवादी विचारों को प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये बर्लिन जर्मनी से प्रकाशित हो रहा है, तो मुख्य काम इसका ये है कि वहां पे जो आजादी मिली है साम्यवाद को लेकर के, उसका भरसक उपयोग करना और उसके माध्यम से भारतीयों को यहाँ पे इस प्रकार के पत्रों का कहीं की जो है पहुंच प्रदान करना, और वो यहाँ पे वाकिफ हो सके इस साम्यवाद से। और यही साम्यवाद अंग्रेजों के पूंजीवाद का सफाया करेगा, वर्ग संघर्ष करेगा। तो इस तरीके से वो करते हैं। अब ये जो फेज है उनका, ये मार्क्सवाद का फेज है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वो क्या है, कंप्लीटली मार्क्सवादी हो चुके हैं। क्या है, एम एन रॉय मार्क्सवादी हो चुके हैं। इस वजह से मार्क्सवादी होने की वजह से यहाँ पे उनके विचार पूरी की पूरी तरीके से वर्ग संघर्ष आधारित मिलेंगे। मजदूरों और श्रमिकों को इकट्ठा होने की बातें बोलेंगे, और बोलेंगे यहाँ पे पूंजीवाद के खिलाफ लड़ो आप। तो इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे इसको कई बार जब प्रतिबंधित किया जाता है, अलग अलग तरीकों से भारत में आने से रोका जाता है, तो इसके अलग अलग नाम भी वो देखने को मिलते हैं। जैसे एडवांस गार्ड कर दिया गया वैन गार्ड की जगह। तो ऐसे में ये क्या है, अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। के बाद दूसरी जो उनकी पत्रिका आती है वो द मासेस करके आती है। द मासेस 1925 में आती है। ये पेरिस फ्रांस से वो प्रकाशित करवाते हो। इसमें भारतीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधीवादी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना भरसक तरीके से करते हैं कि कैसे गांधी और उनकी जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है और गांधी जी है, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे पूंजीवादियों का क्या कर रहे हैं, पूंजीपतियों का सपोर्ट कर रहे हैं। एक प्रकार से ये ऐसी इस तरीके से आंदोलन करते हैं, या इस तरीके से ये लोग जो है क्रांतिकारी गतिविधियां करवा रहे हैं देश में, जिससे कहीं ना कहीं फायदा आखिरकार पूंजीपतियों को हो और वो पूंजीवादी सत्ता बनी रहे। मुख्य रूप से यहाँ पे जो संगठित अप्रोच होना चाहिए मजदूरों की, श्रमिकों की, किसानों की, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं देखी जा रही है। तो मासेस के अंदर एक जो भाव है वो एक्चुअल में नहीं देखने को मिल रहा है। पूंजीपतियों के प्रति अभी भी इनकी कहीं ना कहीं क्या है, जो है एक सहयोग वाली नीति कहीं ना कहीं यहाँ पे महात्मा गांधी की या फिर कांग्रेस की बनी हुई है। इस तरीके के कटाक्ष इसमें मासेस में पत्रिका में करते हैं ये। इसके बाद अगली जो इनकी पत्रिका है वो इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया है। ये उन्होंने 1937 में लिखी है। अब 1937 में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन चुके हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया ये कब लिखी उन्होंने, 1937 में, जब वो क्या है, कांग्रेसी बन गए हैं, ठीक है। क्या है, कांग्रेसी। कांग्रेसी कौन बने हैं, एम एन रॉय, ठीक है। ये एम एन रॉय कांग्रेसी खुद बन गए हैं, बताओ। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ से जेल से छूटने के बाद कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो उन्होंने साप्ताहिक यहाँ पे पत्रिका शुरू की। और यहाँ पर बाद में क्या होता है, बाद में इसमें कांग्रेस में काम करते हैं, लेकिन आपको पता है बाद में कांग्रेस छोड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी इनको कई सारे कमियां दिखी, वही स्वार्थ प्रवृत्ति वाली चीजें दिखी। तो इन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया कि एक जो पूरी एक क्या होती है, निष्ठा होती है, निष्ठा के साथ काम करने की व्यवस्था, वो कांग्रेस के ज्यादा लीडर्स में नहीं है। तो ये कांग्रेस को त्याग देते हैं। बहुत सारी ऐसी रहती है बातें जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इनको वही दल में जो कहीं ना कहीं बहुत सारी फ्लक्चुएशंस है, लूप होल्स है, वो इनको पसंद नहीं आते, त्याग देते हैं। बाद में इसी इंडिपेंडेंट इंडिया का नाम करके चेंज करके द रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम उनके नव मानववादी विचारों के दर्शन से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, मुख्य मंच बनता है। आगे जाकर के वो जो नव मानववादी विचार है, अपने न्यू न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वो इसी प्रकार के इंडिपेंडेंट इंडिया नाम के समाचार पत्र का यूज करते हैं। इसको बाद में वो द रेडिकल ह्यूमनिस्ट भी कह देते हैं। इसका नाम चेंज हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1949 में देश की आजादी के बाद आपको पता होगा, इन्होंने सभी टाइप के दल जितने भी उन्होंने रेडिकल कांग्रेस पार्टी बनाई या कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, वो सब त्याग दी। उनको सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद करने, समाप्त करने या अंत करने की बात उन्होंने कही है। साथ में उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिस्ट की अप्रोच में बोला कि हमें दलों से जुड़ करके ना रह करके हमें खुद के स्तर पे विकास करना चाहिए, चाहे तार्किक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो। फिर उसके आधार पे हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। हमें पार्टियों को मौका नहीं देना चाहिए, हमें दलों को बनाने का, यहाँ पे निर्माण करने का मौका नहीं देना चाहिए। इस तरीके की बातें वो क्या है यहाँ पे रखते हैं। के बाद आता है, अगला है द मार्क्सियन वे। द मार्क्सियन वे 1945 में लिखा गया है। ये त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में आती थी। इसमें इसका नाम बदल करके द ह्यूमनिस्ट वे, है ना, द मार्क्सियन वे को ह्यूमनिस्ट वे, द इंडिपेंडेंट इंडिया को उन्होंने ना द रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया है। तो इस तरीके की चीजें आपको पता होना चाहिए। मार्क्सियन वे किसका है, एम एन रॉय का, जिसको वो द ह्यूमनिस्ट वे कर देते हैं। ह्यूमनिस्ट का कुछ भी कुछ आ जाए तो आपको एम एन रॉय टिक करना है। रेडिकल ह्यूमनिस्ट, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एम एन रॉय का है। जो इंडिपेंडेंट इंडिया का ही एक जो अपग्रेड वर्जन है वो है, देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रमुख किताबों के बारे में, ठीक है। पहली किताब आती है इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन ये कब लिखी है, 1922 में। तो पहली बात आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 1922 में तो मार्क्सवादी विचार होंगे। क्या होंगे, मार्क्सवादी विचार होंगे। कैसे मार्क्सवादी, वही
कांग्रेस विरोधी होंगे और मार्क्सवादी विचार होंगे, गांधी के विरोधी होंगे। अब यहाँ पे मार्क्सवादी नजरिए से भारत का विश्लेषण इन्होंने किया और इसमें मुख्य रूप से उन्होंने क्या किया, कट्टर कम्युनिस्ट होंगे यहाँ पे, सीधी सी बात। यहाँ पे उन्होंने भारत में समाज शास्त्रीय व्यवस्था पर इन्होंने कुछ बातें बोली। समाज शास्त्रीय व्यवस्था में क्या बातें बोली होंगी, ठीक है। इंडिया इन ट्रांजिशन में इन्होंने ये बोला है कि भारत में जो श्रमिक वर्ग है, भारत में जो मजदूर वर्ग है, भारत में जो श्रमिक मजदूर, एक ही बात है वैसे, किसान वर्ग है, इनका क्या है, इकट्ठा होना अत्यंत आवश्यक है और इनका खुद के स्तर पे, स्व स्तर पे क्या होना जरूरी है, संघर्ष या क्रांति होना अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो हमें फिर ऐसे में देश में स्वराज की जो प्राप्ति है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये इस तरीके की बातें करते हैं। चलो, ये हमारा पॉइंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम आगे अगर बढ़े तो हमें कुछ और बातें भी इस किताब में देखने को मिलती हैं। मुख्य विचार इसमें आता है, सामंती जो विचार थे देश में वो खत्म हो चुके हैं। इसमें रॉय एक तर्क देते हैं कि हमारा देश अब सामंती विचारों वाला नहीं रहा, लेकिन एक नई व्यवस्था आ गई सामंतवाद को खत्म करके, वो है पूंजीवाद। अब ये पूंजीवाद व्यवस्था इतनी घातक है कि कैपिटलिज्म की, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बचना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और ये जो गांधी जी है ना, ये इस प्रकार की विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, जिनको हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए, इनका बॉयकॉट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो कांग्रेस पार्टी और गांधी जी की आलोचना करते हैं। साथ में कहते हैं कांग्रेस बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है और उन्हें डर था कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस अंततः ब्रिटिश शासकों के साथ समझौता कर लेगी और उनका व्यापारिक हित बना रहेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो कहीं ना कहीं लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि यही पार्टी जो है आगे जाकर के अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अंग्रेजों के साथ, पूंजीपतियों के साथ कोई समझौता करके देश को इस प्रकार से आजादी दिलाएगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देश को पूर्णतः आजादी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेज है उनकी सत्ता बरकरार रहेगी, पूंजीपतियों की सत्ता बरकरार रहेगी। ये व्यवस्था उन्होंने बोली। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अब रॉय का जो निष्कर्ष है वो ये कहता है कि सर्वहारा वर्ग यानी जो मजदूर है, किसान है, यही क्या है, अंतिम रूप से ऐसी आजादी, पूर्ण आजादी लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं मानव के सबसे ज्यादा विकास के लिए जरूरी होगी। और ऐसे में ही यहाँ पे जो है सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, अपना विकास समानता के आधार पे कर पाएगा, चाहे वो जातिगत हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो असमानता का भाव है, आर्थिक असमानता है, तो उनको हमें अगर खत्म करना है तो हमें सर्वहारा की क्रांति लाना पड़ेगा। उसमें हमें कांग्रेस जैसे और गांधी जैसे यहाँ पे लोगों का, या कांग्रेस जैसे पार्टियों का यहाँ पे सहयोग लेना क्या है, छोड़ना पड़ेगा। इनके बिना हमारे मजदूर श्रमिक इकट्ठे हो सकते हैं और यहाँ पे लड़ सकते हैं, ठीक है। लेनिन जैसे लोग यहाँ पे इसको नहीं मानते थे, क्योंकि भारत एक क्या है, औद्योगिक देश नहीं था। औद्योगिक देश जहाँ नहीं होता है तो वहां पे कौन सी समस्या आती है, वहां पे सबसे बड़ी समस्या आती है, वहां पे श्रमिकों का क्या है, ज्यादा जो वर्ग है वो ज्यादा वर्चस्व में नहीं हो पाता है, ज्यादा उसका विकास नहीं हो पाता है। वो उद्योग नहीं है तो श्रमिक कहाँ होंगे, फिर मजदूर कहाँ होंगे। उद्योग नहीं है तो मजदूर नहीं है, मजदूर उतने ज्यादा नहीं है, तो फिर वो क्रांति करने कौन आएगा। यही बात है। इसलिए भारत एक कृषि आधारित व्यवस्था है, यहाँ पे कृषकों को बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसके बाद यहाँ पे एक और इनकी किताब आती है, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम में इस्लाम का सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व इन्होंने बताया है। बहुत प्रभावशाली पुस्तक है। इसमें जेल में रहते हुए लिखा है इसको इन्होंने। इसमें ये बताया है कि हिंदू मुस्लिम एकता कैसे होना चाहिए, इसको बढ़ावा देने की बात इन्होंने बोली है कि लड़ना वड़ना हमें बंद करना पड़ेगा, एकता पे ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में इन्होंने बताया कि इस्लाम केवल तलवार के जोर पर नहीं फैला, बल्कि उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम एक सामाजिक क्रांति के रूप में उभरा है। तो ये है कि विचार, जैसे अगर हमें कम्युनिस्ट विचार या सर्वहारा के जो है क्रांति के विचार, राष्ट्र प्रेम के विचार अगर हमें फैलाने हैं तो हमें यहाँ पे हर वक्त हथियार उठाना जरूरी नहीं है, हर वक्त हमें संघर्ष करना जरूरी नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से वैचारिक क्रांति लानी पड़ेगी। वो वैचारिक क्रांति उन्होंने सामाजिक क्रांति के रूप में उन्होंने इस्लाम को एग्जाम्पल के तौर पर रख करके दुनिया के सामने इस किताब के माध्यम से बताया था। साथ में उन्होंने संदेश भी दिया कि उस समय के अरब और आसपास के समाजों में असमानता और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इस किताब में इस्लाम ने क्या किया, उस असमानता को तोड़ा, एकेश्वरवाद की व्यवस्था लेके आया, भाईचारे का संदेश दिया और दबे कुचले लोगों को आकर्षित किया। क्या हुआ, अरब में जो आसपास के कुछ अमीर वर्ग थे और कुछ गरीब वर्ग, बहुत ज्यादा खाई थी दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति थी वो और पिछड़ रही थी, जो लोग और आगे बढ़ रहे थे वो और आगे बढ़ रहे थे। इस्लाम ने आकर के दोनों में समानता स्थापित करने का काम किया और दबे कुचलों को आगे लाने का काम किया फ्रंट में। इसी संदर्भ में भारत में कहते हैं, उन्होंने बताया कि भारत में भी इस्लाम के फैलने के कारण कहीं ना कहीं क्या है, केवल आक्रमण नहीं था, इस प्रकार से वो इस्लाम को डिफेंड भी कर रहे हैं।
कि सिर्फ विदेशी आक्रांता हमारे देश में आकर के इस्लाम को फैला रहे हैं, तो सिर्फ ये कारण नहीं है इस्लाम फैलने का। भारत में इस्लाम प्रचलित क्यों हुआ? सिर्फ विदेशियों के आक्रमण, उनके दबावपूर्वक धर्म परिवर्तन से नहीं फैला है इस्लाम। यहाँ पर इस्लाम इसलिए फैला है क्योंकि जाति व्यवस्था से पीड़ित जो निम्न वर्ग था ना हमारे देश का जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ी जातियों का है, जिनके साथ बहुत अन्याय, भेदभाव, अत्याचार, छुआछूत हुई है, उनको बहुत ही निकृष्ट स्तर पे देखा गया है, उनको पीड़ित किया गया है, परेशान किया गया है इतिहास में। उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस्लाम में समानता है, सिद्धांत है, यहाँ पे बराबरी का मौका मिलेगा, जहाँ पे सभी को एक साथ एक जो है तरीके से समझा जाएगा, एक मंच पे उनको क्या है रखा जाएगा। तो वो व्यवस्था इस्लाम ने दी उनको, इसलिए लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया। तो रॉय भी मानते हैं कि हिंदुओं को इस्लाम के इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील पहलू को समझना चाहिए। यहाँ पे हिंदू सबसे बड़ी गलती यही तो करते हैं कि यहाँ पे अपनी कुछ कमियों को यहाँ पे ना देख करके रूढ़ियों में फंसे रहते हो, जिससे देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इस धर्म को छोड़ रही है, त्याग रही है, और इस धर्म के प्रति क्या है एक निकृष्टता का भाव पैदा हो रहा है, जो कि समझना चाहिए। अगर हम वही रूढ़ियां, वही अंधविश्वास, वही कहीं ना कहीं यहाँ पे परंपराओं पे चलते रहेंगे, तो हमारा जो एक तार्किक जो मौलिक सोच है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में जो दूसरी व्यवस्था है वो हावी हो जाएंगी, पूंजीपति हो, साम्यवादी व्यवस्था हो, ठीक है। तो अगर हमें कहीं ना कहीं वास्तविक विकास करना है, तो हमें इस तरीके की चीजों को सोचना पड़ेगा, समानता, व्यवस्था, भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा, छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अगली जो इनकी किताब आ रहती है वो ये रहती है कि द न्यू ह्यूमनिज्म आ मैनिफेस्टो, ठीक है। आपने पढ़ी होगी किताब, ये मतलब इसके बारे में नाम सुना होगा, आ मैनिफेस्टो, जैसे कार्ल मार्क्स की है जर्मन मैनिफेस्टो, ठीक है। तो इसमें ये क्या करते हैं, न्यू ह्यूमनिज्म की बातें करते हैं। न्यू ह्यूमनिज्म क्या होता है मतलब, ठीक है। उनका जो वास्तविक मौलिक राजनीतिक सिद्धांत है वो न्यू ह्यूमनिज्म आखिर इसी किताब में वो लिखते हो। ये लिखी जाती है 1947 में, अंतिम अंतिम समय में वो अपनी जो किताबें हैं, अपनी जो रचना है, अंतिम समय में लिखते हैं इस किताब को। इसमें क्या लिखते हैं, इसमें कम्युनिज्म से जब उनका मोह भंग हुआ, पहले तो उनका राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारों से मोह भंग हुआ, उसके बाद कम्युनिज्म यानी मार्क्सवादी साम्यवादी व्यवस्था से भी उनका मोह भंग हो गया। बाद में उन्होंने नए दर्शन की शुरुआत की। वो नया दर्शन कौन सा था, उसका उनका जो नया दर्शन था वो था न्यू ह्यूमनिज्म यानी नव मानववाद। वो कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंतिम चरण का निचोड़ था। आखिर वो यहाँ पे क्या जीवन में अनुभव लेके जा रहे हैं, उन्होंने इस किताब में पूरा लिख डाला है। उन्होंने बताया है यहाँ पे कि मार्क्सवाद की आलोचना करके रॉय ने महसूस किया कि कम्युनिज्म जो साम्यवाद है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता खो जाती है। देखो, समानता लाने के चक्कर में, समानता के लिए हम क्या करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता से हाथ धो बैठते हैं, या फिर उससे हमें हाथ धोना पड़ जाता है। कैसे? जैसे अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके साम्यवादी व्यवस्था लेके आ रहे हैं, यानी सभी समान है, सभी चीजों पर राज्य का नियंत्रण है, सभी चीजों में बराबरी है, तो ऐसे में मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, क्योंकि राज्य यहाँ पे हर फैसले ले रहा है। स्टालिन ने रूस में यही किया। उसने सामूहिकीकरण के माध्यम से किसानों, उन्हीं किसानों जिन्होंने क्रांति करके इस लेनिन की या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई थी, उन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता स्टालिन क्या करता है, उनकी जमीनें छीन लेता है, नियंत्रण कर लेता है, और सरकार का नियंत्रण हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो जाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उस देश में पूरा ढांचागत जो बदलाव है वो हुआ, लेकिन लोगों की जो स्वतंत्रता है वो छीनी गई। इस वजह से उनका मार्क्सवाद से मोह भंग हुआ, ठीक है। और पार्टी यहाँ पे, पार्टी और राज्य भगवान बन जाते हैं। जैसे पार्टी है कौन, कम्युनिस्ट पार्टी रूस की, और राज्य, उसका राजा जो है ताकतवर जो प्रमुख है वो है स्टालिन, वो ताकतवर बन जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ही घातक होता है, और इंसान केवल एक पुर्जा बन जाता है, ठीक है। व्यक्ति की प्रधानता को लेकर के हम बात करें तो इसमें मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की कि मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है, ठीक है। अब यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद में कुछ नहीं रखा है। हमें अगर सही विचारधारा पे जाना है, तो हमें अगर सही विचारधारा पे जाना है तो वो है व्यक्ति आधारित विचारधारा। व्यक्ति को देखो आप, चाहे पूंजीवाद है, चाहे समाजवाद है, चाहे आपका दक्षिण पंथ हो, चाहे वाम पंथ हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे आप संप्रभुता की बात करो या विश्व बंधुत्व की बात करो, सभी में एक बात हमें निकालनी पड़ेगी या बैठानी पड़ेगी, वो है मानव। हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर किसके लिए कर रहे हैं, मानव को केंद्र में रख करके हमें यहाँ पे इन सभी विचारधाराओं को क्या करना पड़ेगा, उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी विचारधारा मानव केंद्रित नहीं दिखती तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, अगर मानव केंद्रित है तो उसको हमें तुरंत अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे मानव केंद्रित होने वाली बातें इनकी आ जाती हैं, मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि मनुष्य हर चीजों का मापदंड है, ये एम एन रॉय ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा होगा।
यहाँ पे याद रखना है ये किसका स्टेटमेंट है, मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है, तो ये एम एन रॉय का है। समाज या पार्टी का हित अकेले इंसान की स्वतंत्रता से बड़ी नहीं हो सकती है। सिर्फ आप समाज या फिर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो तो ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। मानव का यहाँ पे विकसित तार्किक और नैतिक होना जरूरी है। स्वतंत्रता को लेकर के वो कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती है, लेकिन ये अलग अलग तरीके की होती है। अंग्रेजों से आजादी बस नहीं चाहिए हमें, है ना। तुम लोग खुद बोलो कि तुम्हें सिर्फ राजनीतिक आजादी चाहिए कि आर्थिक आजादी चाहिए। हमें हर प्रकार की, हर आयाम में आजादी चाहिए। हमें राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी भी तो चाहिए। अंग्रेजों ने हमें इतना जकड़ के रखा है गुलामी में कि हम आर्थिक रूप से भी अलग नहीं हो पा रहे। उनकी व्यवस्थाएं, उनकी आर्थिक क्रियाएं हमने कॉपी कर ली है। प्रशासनिक गतिविधियां तो आज तक हो रही हैं, चाहे ये आईएएस आईपीएस की व्यवस्थाएं हैं, ये क्या है, ये अंग्रेजों की दी गई व्यवस्थाएं हैं। प्रशासनिक गतिविधियां हैं, प्रशासनिक ढांचा है, ये आज भी हम इसको नहीं छोड़ पाए हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक विचारों को आज भी नहीं त्याग पाए हैं। वो है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी स्कूल कॉलेज की व्यवस्था, वही आश्रम व्यवस्था को हमने कब का त्याग दिया है और आज भी उस व्यवस्था को बनाए रखा है। तो हम राजनीतिक गुलामी से मुक्त हुए हैं, लेकिन आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गुलामी हम अभी भी उसमें जकड़े हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें व्यक्तियों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, खासतौर पर भारतीय हिंदू व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर खासतौर पे हमें अपने जो व्यवस्था है, कौन सी, नैतिकता आधारित व्यवस्था। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि धर्म में आप किसी की पूजा पाठ या आस्था में लीन हो जाओ। धर्म का मतलब यहाँ पे ये नैतिकता से जोड़ करके कह रहे हैं कि व्यक्ति को नैतिक होना ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, धर्म होना चाहिए। वो बात इन्होंने बोल करके नैतिकता पर बल दे करके बोला है कि हमें अपनी वास्तविक संस्कृति को समझना चाहिए, हमें वास्तविक विचारों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे जो अगली किताब है वो है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन। अब देखो इस किताब में वो क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म मतलब ये कोई प्रेम प्रसंग की बात नहीं है। रोमांटिसिज्म में कोई प्रेम प्रसंग नहीं है जो आज रोमांटिक होकर के आप सोचो इसको। इसमें मेनली रोमांटिसिज्म मतलब होता है जो नए बदलाव लाना चाहता है, जो बड़े स्तर पे बड़े बड़े बदलाव लाना चाहते हैं और नए बदलाव लाना चाहते हैं, उसको रोमांटिसिज्म या रोमांटिसिस्ट कहते हैं। ये रोमांटिक व्यवस्था, रोमांटिक जो है क्रांतिकारी विचारक कह सकते हैं, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं उसको। तो ये क्यों है, इसका इन्होंने जो है इस बुक में लिखा है, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन नाम की किताब में। इसमें उन्होंने महान दार्शनिक कार्य की अपनी जो है रूपरेखा यहाँ पे बता दी है। उन्होंने सबसे भारी भरकम और विद्वतापूर्ण किताब मानी जाती है और इसमें उन्होंने मानव सभ्यता के इतिहास को लेकर के और साथ में भविष्य को लेकर के यहाँ पे विश्लेषण किया है कि मानव आखिर पहले कैसे थे और भविष्य में क्या होने की संभावना है। ये उन्होंने बातें बोली हैं और तर्क आधारित व्यवस्था की बातें की है। और यहीं पे उनका मुख्य जो दर्शन है, राजनीति की बात नहीं, उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन इसी किताब में मुख्य रूप से मिलता है देखने को। मनुष्य स्वभाव से ही तार्किक बोला गया है इसमें। मनुष्य स्वभाव से क्या है, तार्किक है। ये बात हमें कहाँ मिलती है देखने को, एम एन रॉय की इस किताब में। ठीक है, क्या नाम है, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, कि मनुष्य तार्किक होता है। दूसरी बात यहाँ मिलती है कि तर्क शक्ति उसे प्रकृति से लड़ने, ठीक है, और जीवित रहने के दौरान मिली है, इसलिए हमें हर समस्या का समाधान विज्ञान और तर्क में ढूंढना चाहिए। अगर हमें अंधविश्वास में हम फंसे रहेंगे, हम रूढ़ियों में फंसे रहेंगे, तो हमारे दिमाग के जो पुर्जे हैं ना वो नहीं खुलेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा जो है वही रूढ़ियों के आधार पे चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और बस भगवान बस जोड़ देंगे, हमारे भाग्य में लिखा था, हमारे तो ये इसमें लिखा था, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इस तरीके की चीजों में बढ़ते रहेंगे तो हमारा कभी विकास नहीं हो पाएगा और कभी उस गरीबी या कुछ उस बुरी व्यवस्था से नहीं निकल पाएंगे। देखो मानव इस समाज में हर एक कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई बुरी व्यवस्था से घिरा हुआ है। अगर उसको निकलना है तो वो अगर इस तरह की बातें करेगा कि ये तो मेरी किस्मत है और किस्मत मान करके उसको भुगतता रहेगा, तो वो कभी उस चीज से नहीं निकल पाएगा। और भगवान भरोसे छोड़ देगा कि ये तो मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे भगवान ऑटोमेटिक निकाल देंगे, नहीं होगा। आपको डेफिनेटली कर्म करना पड़ेगा निश्चित रूप से, आप तभी उस व्यवस्था से निकल सकते हो। तो कर्म आपको यहाँ पे क्या है, किस दिशा में ले जाएंगे, कर्म आपको उस व्यवस्था से बाहर निकालेंगे। लेकिन वो कर्म कैसे होना चाहिए, वो तार्किकता आधारित होना चाहिए और तर्क शक्ति के प्रयोग पे आधारित होना चाहिए, तभी हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं विज्ञान और तर्क में वो ढूंढने की बात करते हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म के माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि रोमांस मतलब ये प्रेम प्रसंग नहीं होता है, मतलब ये तो हम समझ ही चुके हैं। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कोई नया चीज करने की जज्बा होना चाहिए, कोई हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये व्यवस्था नहीं है अंदर, एक आग नहीं है आपके अंदर, तो आप एक कहीं ना कहीं जो है हालात बदलने और क्रांति करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, ताकतवर नहीं हो, आप कमजोर हो। तो रोमांटिसिज्म का मतलब उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं रोमांटिसिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो,
देखो, युद्ध युद्ध करने, क्रांति करना, संघर्ष करना, हिंसा करना है, ठीक है, लड़ना झगड़ना, ये सब हथियारों के माध्यम से संघर्ष करना, खूनी संघर्ष करना, ये बात अलग है, ये भी एक नया करने का एक जज्बा दिखाता है। लेकिन एक नया करने का जज्बा जो है कि कुछ बदलाव करना, जैसे विचारात्मक बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव करना, ये अलग तरीके के बदलाव करने के लिए भी हमें एक जज्बा चाहिए। उसमें भी हमें कहीं एक ऐसा राष्ट्रवादी प्रेम चाहिए, एक आर्थिक हमें प्रेम हो तभी हम आर्थिक बदलाव कर सकते हैं, हमें राजनीतिक प्रेम हो तो राजनीतिक बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे हमें क्या होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, कुछ नया करने का एक जज्बा होना चाहिए, तभी हम कुछ ऐसा बदलाव, हालात बदलने का कुछ काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात उन्होंने बोली। इसके बाद आता है यहाँ पे अगला पॉइंट, क्रांति को लेकर क्या विचार है उनके। उनका सिद्धांत था कि सच्ची क्रांति हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। उन्होंने खुद वही बात बोल दी जो एक टाइम बाद वो खुद यही समझ पाए थे। हथियारों के लिए उन्होंने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा की यात्राएं की, बाद में विफल रहे, लेकिन उनको बाद में समझ भी आ गया कि हथियारों से अल्टीमेटली कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हथियार तो उठाए थे यहाँ पे जर्मनी के हिटलर ने भी, और इटली की मुसोलिनी ने भी, और राष्ट्रवाद हद से ज्यादा उनके अंदर भरा था। लेकिन हश्र क्या हुआ, अपनी जनता का नुकसान करवा बैठे, अपने देश को बर्बाद करवा के बैठे के, खंडहर बन चुका है जर्मनी और इटली। तो ऐसे में ये राष्ट्रवादी जो हिंसक क्रांति है या हथियारों को होड़ है, ये कहीं ना कहीं देश को विनाश की तरफ ले जाएंगी। जब तक लोगों का दिमाग नहीं बदलेगा, तब तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं आएगा, जब तक तब तक राजनीतिक बदलाव भी नहीं होगा। ये भी बात सही है। क्रांति कब सफल होती है, क्रांति तब सफल होती है जब लोगों की बुद्धि चेंज होती है, मानसिक रूप से हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो अगर बदलाव हो रहे हैं सही वक्त पर, तभी वो क्रांति होगी, और क्रांति होगी तभी तो फिर राजनीतिक बदलाव होंगे। तो मानसिक, बौद्धिक या सांस्कृतिक बदलाव अत्यंत आवश्यक है, उसके बाद राजनीतिक बदलाव होंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं एम एन रॉय के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को और खास तौर पे कुछ यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांतों को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं अगले वीडियो में। अब हमने किताबें, हमने पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ ली हैं, अब हम उनके सिद्धांतों पर आएंगे। और मुख्य बात यहाँ पे यही है कि यहाँ से हमारा डिस्कशन क्या होगा, अब मुख्य रूप से उनकी राजनीतिक सिद्धांतों, फिर कुछ आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों पर रहेगा, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इनको अब आपको ध्यान से देखना है, समझना है, और यहाँ पे जरूरत पड़े तो नोट डाउन भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए आप सभी को थैंक यू एंड जय हिंद।